नाज़रान, प्रोग्राम वकील साहब में आपका बहुत इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपके साथ हिना जुबैर। नाज़रीन, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा ये प्रोग्राम ख़ास तौर पर आपकी रोज़मर्रा की जो कानूनी उलझनें हैं उनका हल पेश करने के लिए है। हमारे साथ मौजूद रहते हैं एक लीगल एक्सपर्ट, एक वकील साहब, जो कि आपके कानूनी जो तशवीश है, कोई कानूनी उलझन का आप शिकार हैं, वो आप सवाल हमारे साथ कर सकते हैं। हमारे नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। सिर्फ यही दरख्वास्त है कि जब आप हमें कॉल करें, बराए मेहरबानी अपने टीवी की आवाज़ बंद कर दें, ताकि आपकी बात जो है वो हमारे जो लीगल एक्सपर्ट वकील साहब हैं उन तक पहुंच जाए, वो आपकी बात का सही से जवाब दे सके। तो नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। एक और आपसे दरख्वास्त ये करना चाहूँगी कि जब आप हमें कॉल करें तो बराए मेहरबानी आप क्या पूछना चाहते हैं वो अगर आप पहले से माइंड में बना लेंगे, एक माइंड फ्रेम कर लेंगे क्वेश्चन, तो आपको ही आसानी होगी, आपका जवाब आसानी से हमारे वकील साहब तक पहुंच जाएगा। तो किसी भी मसले का हल आप जानना चाहते हैं, आप यहां से मशवरा हासिल कर सकते हैं। ये काबिल जिक्र है कि यहां से आपको हमारे जो लीगल एक्सपर्ट हैं, वकील साहब हैं, वो कानूनी मशवरा देंगे। उसके बाद आप कानूनी जो पेशगोई है वो आगे कर सकते हैं, पेशरफ्त आगे कर सकते हैं। अपने जो मकामी तौर पर जो आपके वकील हैं, आपके अपने वकील हैं, आप उनसे फिर राब्ता कर सकते हैं। यहाँ से आपके जो मुश्किल है उसका हल आपको मिल जाएगा, लेकिन कानूनी तौर पर आपको आगे राब्ता करने के लिए अपने वकील से रुजू करना ही पड़ेगा। तो चलिए अपने प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ मौजूद है बहुत ही खास मेहमान। इनसे हम पहले भी कई बार बहुत सारे मामलों पर जो है वो रुजू कर चुके हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने हमारे बहुत सारी जो मुश्किलें हैं कानूनी, उनका हल आपके सामने पेश किया है। सीनियर एडवोकेट खुर्शीद आलम साहब, जो कि सीनियर लॉयर हैं पटना हाई कोर्ट में। खुर्शीद आलम साहब, आपका बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे अपनी खास पेशकश वकील साहब में। खुर्शीद आलम साहब, आपका बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे अपने खास प्रोग्राम वकील साहब में। शुक्रिया। तो नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको प्रोग्राम की शुरुआत में बताया था कि खुर्शीद आलम साहब सीनियर एडवोकेट हैं पटना हाई कोर्ट में, और इनसे हम इससे पहले भी कई बार बात कर चुके हैं। वकील साहब, हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत में सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, इससे पहले भी हालांकि हमने इस बारे में बातचीत की है, आज जो नाज़रीन हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं उनके लिए हम जानना चाहेंगे कि अगर कोई मसला है, अगर किसी को कोई मुश्किल दरपेश है और वो एफआईआर दर्ज करवाना चाहते हैं, तो सबसे पहले उन्हें क्या करना चाहिए? एफआईआर दर्ज कराने के लिए सीआरपीसी में 156, 154 में एफआईआर दर्ज होता है वो थाना में। तो आपको थाने में जाके आपको लिख के देना पड़ेगा कि आपका प्रॉब्लम क्या है। और अगर आप लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं तो वहाँ एक क्लर्क होता है, जो उसको मुंशी कहते हैं, पुलिस कांस्टेबल होता है, जो उसको तहरीर में करके आपका पढ़ के सुनाएगा और उसके बाद आपसे दस्तखत ले लेगा जी। दूसरी बात यह है कि आज टेक्नोलॉजी के जमाने में, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ने की वजह से जी वकील साहब, अब बहुत सारे थाने जो हैं उसमें ऑनलाइन एफआईआर करने का प्रोविजन हो गया है। जी जी। तो जनरली एफआईआर जो है अब आज के दिन में आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं जी। दूसरी बात कि अगर कोई थाना आपका एफआईआर लेने से इनकार कर दे, ना ले, जी जी, तो आप चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के यहाँ आप दरखास्त लगा सकते हैं, अपनी अर्जी लगा सकते हैं, और मजिस्ट्रेट अगर चाहे तो उसको खुद सुनवाई कर ले, और अगर चाहे तो 156 सब क्लॉज 3 में उसको भेज देगा थाने में एफआईआर दर्ज करने के लिए जी। और जब कोर्ट भेज देता है एफआईआर दर्ज करने के लिए तो वो एफआईआर दर्ज होना ही होना है। जी वकील साहब, जी एफआईआर दर्ज करने का जी, आपने बहुत ही यहाँ पर टेक्निकली हमारे तमाम नाज़रीन को बहुत ही आसान अल्फाज में ये बात समझाई है, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। चलिए, अब हमारे कुछ कॉलर्स जो हैं वो जुड़ना चाहते हैं और आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। अपने पहले कॉलर से हम बात करने की कोशिश करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं अजीम बात कर रहा हूँ। जी अजीम साहब, कहाँ से कॉल किया है आपने? सवाल करिए। मैं हैदराबाद से बात कर रही हूँ। जी अजीम साहब, एक सवाल करना था वकील साहब से। 3 एकड़ 5 गुंठे जमीन गुलबर्गे में है, तो वहाँ पे 1 एकड़ 24 गुंठे सेल कर रहे हैं अपन।
और 24 घंटे कब्रिस्तान थी और भी बची जमीन थी वहाँ पे। उस जमीन के ऊपर जो है 2 घंटे तहसीलदार साहब से रिकॉर्ड हुए, अभी 1 से 2-3 महीने में आ गया। बाकी 22 घंटे जो है कुछ भूमि जमीन बोल के लिखे हुए कन्नड़ में। मैं अर्जी डाला वहाँ पे तहसीलदार यूसी ऑफिस में कि भाई रिकॉर्ड क्यों बदल रहे हैं आप। और वहाँ जो गुंडे लोग लैंडग्राफर क्या है उसको जो है एक्वायर करके प्लॉटिंग करने के चक्कर में करके मैं कोर्ट जाने के पास उसके पैसे है भी नहीं तो कोर्ट से मैं लड़ सकता हूँ। तो कोर्ट जाने के लिए अगर हम 10 रुपए के स्टैम्प पेपर पे कुछ हमारे बीसी साइड पे हम कर सकते हैं, वहाँ वकीलों पे भी एतमाद नहीं है कर्नाटक में। उस हिसाब से सरकारी वकील लेके मैं लड़ने के कुछ रास्ता मिला तो बहुत अच्छा हो जाता है। जी अजीम साहब, और मेरे को जरा मेरी जान को भी धोखा है वहाँ पे क्योंकि जमीन महंगी है और वो आखिरी गुंडे हैं ये। अजीम साहब, जी आप आपकी परेशानी समझ रहे हैं। क्या इससे पहले आपने कहीं कुछ इस मामले में कोई कानूनी पेशरफ्त की है, कहीं कुछ रिपोर्ट वगैरह करवाई है? अर्जियां किया था गवर्नमेंट लैंड देने से, मैं प्राइवेट लैंड है ये, मैं 20 साल से इसको पैरवी करो। रिकॉर्ड तो आउट होने नहीं दिया मैं, 3 बार रिकॉर्ड आउट हुआ था, 3 बार रिकॉर्ड कंटिन्यूस करा मैं उसके पीछे लगा हुआ छू मैं। अभी क्या कर रहे हो, साफ सफाई करे, झाड़ा वाड़ा कट करके वो करके, और पीएस जाके कंप्लेंट करने में डर हो रहा मुझे। और मेरे खानदान के लोग भी मिले हुए हैं। जी ठीक है अजीम साहब, आप परेशान मत होइए। और देखिए हमारे साथ आपकी मुश्किल का हल करने के लिए वकील साहब ही मौजूद हैं, तो वकीलों पर आप अपना यकीन जो है वो ज़रूर बरकरार रखिए। वकील साहब, आप तक इनकी बात पहुंची होगी, लैंड ग्रैबिंग की बात कर रहे हैं और क्या कुछ ये आगे कर सकते हैं। और 20 साल से जी इनकी पूरी बात हमको समझ में नहीं आई। 20 साल से इनकी कुछ जमीन का मामला चल रहा है वकील साहब, जिसमें ये कई बार कानूनी पेशरफ्त कर चुके हैं लेकिन कुछ इनको हासिल नहीं हो पा रहा है। इनको धमकियां मिल रही हैं, इनके अपने खानदान के लोग ही जो हैं वो भी इसमें शामिल हैं। अब ये चाहते हैं कि अपनी जमीन को हासिल करने के लिए ये क्या करें? देखिए, अगर जमीन इनके कब्जे में है, इनके नाम से है, और उसमें अगर कोई आदमी जबरदस्ती कुछ करना चाहता है तो इनको ये चाहिए कि एक क्रिमिनल रिट फाइल करे हाई कोर्ट में। जी और कि मैंने दरखास्त लगाया हर जगह गवर्नमेंट ऑफिसर्स के पास कि ये हमारे जमीन को और हमको प्रोटेक्ट करे, लेकिन हमको ये प्रोटेक्शन नहीं दे पाते, इसलिए एक डायरेक्शन मैंडेमस इशू किया जाए सरकारी डीएम को, एसपी को, ये हमको प्रोटेक्शन दे। और अगर इनके जमीन पर कोई दूसरा आदमी अपना नाम चढ़वा ले रहा है या कुछ इस तरह का कर रहा है तो इनका जो म्यूटेशन एक्ट है वो उसके तहत जो है इनको उसका अपील जाना चाहिए। और अगर ये लगता है कि कोई जालसाजी करके काम कर रहा है और उसमें ऑफिसर्स भी मिले हुए हैं जी तो भी इनके पास रास्ता हाईकोर्ट में रिट फाइल करने का है। एक रिट इनको तो फाइल करना ही चाहिए अपने प्रोटेक्शन। जी बहुत अच्छी बात आपने बताई है कि अपने प्रोटेक्शन के लिए भी ये कानूनी मदद ले सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि अजीम साहब को उनकी मुश्किल का हल जो है वो मिल गया होगा। अजीम साहब, अब यहाँ से हौसला पाकर आप अपने जो वकील हैं मकामी तौर पर आप उनसे ज़रूर राब्ता कर सकते हैं, और अगर तब भी आपकी मुश्किल हल नहीं होती है तब आप हमें अगली बार जब हमारा प्रोग्राम होगा तब आप हमें ज़रूर कॉल कर सकते हैं। तो नाज़रीन, हमारा ये खास प्रोग्राम लगातार जारी है। हैना साहब, हम तो ये गुजारिश करना चाहेंगे कि आप मेरा फोन नंबर और ईमेल नंबर आप डाल दें नीचे। बहुत सारा सवाल ऐसा आ रहा है जो समझ में नहीं आ रहा, उनको बोलिए कि तहरीर में करके भेजें, हम उनको उसका जवाब भेजें। जी वकील साहब, जी बिल्कुल। और कॉल्स का सिलसिला तो लगातार हमारे साथ जारी रहेगा। चलिए बात करने की कोशिश करते हैं अपने एक और कॉलर से। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर अपना नाम बताइए, कहाँ से कॉल किया और सवाल करिए। मैं आसाम से अब्दुल करीम चौधरी। जी सर। जी देखिए, हम 15 में हाईकोर्ट में एक केस फाइल किया है ये प्रमोशन के बारे में, लेकिन आज 2 साल हो गया, कोई डेट नहीं आ रहा है। उनके सबको बहुत बुला है, उनके सब बोलता है वो आ जाएगा, कल आ जाएगा,
ऐसा ऐसा ही करता है। हम किस मामले में आपने ये दायर किया है? ये प्रमोशन के बारे में, प्रमोशन के बारे में, प्रमोशन के बारे में जी। लेकिन आज 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 हो गया। इसी में आज 2 साल हो गया, अभी तो हमारा कोई डेट नहीं आ रहा है। उसके सबको पूछता है वो आ जाएगा, ऐसा ऐसा करता है। इसके बारे में हम क्या करना है जी? हमारे साथ एडवोकेट खुर्शीद आलम साहब मौजूद है। खुर्शीद आलम साहब, आप इनसे कुछ पूछना चाहेंगे? वो कौन सा केस है? रीट फाइल किया है, अपील है, क्या है? किस सिलसिले में इन्होंने केस फाइल किया है? इनकी बात समझ में आई आपको? हमको तो नहीं समझ में आई। बहरहाल अगर सर प्रमोशन के लिए इन्होंने फाइल, प्रमोशन के लिए हम हाई कोर्ट में किया है। प्रमोशन ऑफ सर्विस मैटर में प्रमोशन के लिए किया है। जी जी जी। अच्छा ठीक है। तो अगर आपका केस में सुनवाई नहीं हो रहा है तो आप अपने वकील साहब से कहिए कि चीफ जस्टिस के यहाँ उसको सिविल मोशन बेंच में मेंशन करे कि भाई इसमें हमारा अर्जेंसी है, इतना दिन हो गया, हमसे जूनियर लोग जो है वो हमारे ऊपर काम कर रहे हैं और हम जो है उनके नीचे काम कर रहे हैं, तो वहां सुनवाई हो जाना चाहिए। अगर किसी वजह से चीफ जस्टिस नहीं सुनते हैं तो आपको ये तरीका यह है कि एक मिसलीनियस केस फाइल करना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट में मेंशनिंग के लिए कि साहब हम ये मेंशनिंग कर रहे हैं, मेरा 4 साल से केस पेंडिंग है और ये हमारा मजबूरी है, ये प्रॉब्लम है, अर्जेंसी दिखा के। तो वहां से भी डायरेक्शन आ जाता है कभी कभी हाई कोर्ट को कि भाई आप इनके केस की सुनवाई करें। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया वकील साहब आपका। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे नाज़रीन को जिन्होंने आसाम से हमें कॉल किया था, अपने प्रमोशन के लिए परेशान हैं, इनको अपने मसले का हल मिल गया होगा और ये अब आगे कानूनी जो है वो पेशरफ्त ज़रूर करेंगे। नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम वकील साहब यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल यहाँ रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द लौट के आते हैं। प्रोग्राम वकील साहब में एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। नाज़रीन, हमारा ये खास प्रोग्राम सिर्फ आपके लिए है। अगर किसी कानूनी मसले में आप फंसे हुए हैं, किसी कानूनी मशवरे को हासिल करना चाहते हैं, तो हमारे ये प्लेटफॉर्म खास आपके लिए। हमारे साथ मौजूद है सीनियर एडवोकेट खुर्शीद आलम साहब, जो कि सीनियर लॉयर है पटना हाई कोर्ट से। चलिए शुरुआत करेंगे एक बार फिर से अपने इस प्रोग्राम को और आगे बढ़ाएंगे। वकील साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे एफआईआर के बारे में तो आपने हमें बताया। अभी जिस तरह से हमारे कॉलर ने हमें कॉल किया था और उन्होंने कहा कि उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं है कि वो अपना मुकदमा लड़ सकें, ये अक्सर और बेशतर हमें देखने में आता है और ख़ासतौर पर जो देही इलाके हैं वहाँ पर इस तरह के मसले ज़्यादातर देखने में आते हैं। तो क्या हमारे लॉ में कुछ इस तरह के प्रोविजंस हैं कि अगर कोई कानूनी तौर मतलब अगर किसी की माशी हालत ऐसी नहीं है, इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी नहीं है कि वो लड़ सके, लेकिन उसको ज़रूरत है कानून की मदद की, तो वो क्या हेल्प ले सकता है? देखिए, ऐसा है कि पूरे हिंदुस्तान में हर कोर्ट में जी सर, एक लीगल एड कमेटी है। जी जी। और लीगल एड कमेटी में लॉयर्स का एक पैनल बना हुआ है जो भी कानूनी मदद करने के लिए गरीबों को चाहते हैं वो अपना नाम देते हैं। सरकार उसको कुछ पैसे देते हैं, बहुत कम देता है लेकिन देता है। एक पैनल बना हुआ है लॉयर का बहुत अच्छी हर कोर्ट में। जी जी। अगर किसी के पास पैसा नहीं है, वो अपना मुकदमा नहीं लड़ पा रहा है, तो उसको चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ एक एप्लीकेशन लगाना पड़ेगा। लीगल एड कमेटी के चेयरमैन वही लोग होते हैं कि भाई हमारी हैसियत नहीं है, हमको एक लॉयर प्रोवाइड किया जाए। जी जी। तो उस पैनल में से उनको लॉयर प्रोवाइड किया जाएगा और वो लॉयर उनका फ्री ऑफ कॉस्ट मुकदमा लड़ेंगे। बहुत ही अहम। जी 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 सर। हाँ, ये हर जगह कोर्ट में बोर्ड भी लगा हुआ है, लोग ध्यान नहीं देते हैं, उसको ध्यान देंगे बिल्कुल तो सही, बिल्कुल आपको लॉयर मिलेगा। और ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी तंजीमें भी बनी हुई हैं जी सर, जो लीगल एड मदद करते हैं। उनका वेबसाइट वगैरह है, उस पर भी जाके आप खोज सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट के तरफ से ऑलरेडी पैनल बना हुआ है, वहां खाली आप उस लीगल एड कमेटी के चेयरमैन चाहे चीफ
चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट चाहे डिस्ट्रिक्ट जज की आप दरख्वास्त डालिएगा, आपको लॉयर मुहैया हो जाएगा। जी वकील साहब, बहुत ही अहम जानकारी आपने हमारे तमाम न्यूज़ 18 उर्दू के नाज़रीन को दी है, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे लिए फैसिलिटीज़ यानी आसानियां हैं। जिस तरह से आपने कहा कि हमें जानना ज़रूरी है, हमें उन तक पहुंचना ज़रूरी है। और नाज़रीन, आप हमें कॉल कर सकते हैं। जब आप हमें कॉल करें अपने टीवी की आवाज़ बंद कर दें और जो भी आप सवाल करना चाहते हैं वो थोड़ा सा अगर आप क्लियर करेंगे तो हमारे वकील साहब तक आसानी से पहुँच जाएगा। वकील साहब, ये तो रही बात कि हम क्या कुछ मदद ले सकते हैं। एक जर्नल मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, और जो कि आज के माहौल को देखते हुए ये जानकारी बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पर हमारी नौजवान लड़कियों के लिए। अक्सर और बेशतर हम देख रहे हैं कि आज भी, हालांकि इतनी सारी मुहिम चलाई जा रही हैं, इतने सारे लॉज आ रहे हैं, आज भी डाउरी यानी जहेज का मसला जो है वो मुंह बाए खड़ा है ही। कितनी भी आप कोशिशें कर लें, कहीं ना कहीं अपने आसपास हमें इस तरह के मसले देखने में आ ही जाते हैं। और उसमें कहीं ना कहीं आप भी इस बात से मुत्तफिक होंगे, सबसे ज्यादा खमियाजा जो भुगतना पड़ता है वो लड़की को और लड़की के घर वालों को भुगतना पड़ता है। आपसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि आप काफी सीनियर भी हैं, इस तरह के मसलों को आपने देखा है, समाजी तौर पर भी आप काफी अहमियत इन तमाम बातों को देते हैं, कितना जरूरी है डाउरी के जो एक्ट है या डाउरी जो लॉज हैं उसको एक लड़की के तौर पे जानना, एक उसके घर वालों को जानना, शादी से पहले और फिर शादी के बाद भी? डाउरी का जो मसला है ये तो एक समझिए कि कर्ज है समाज के ऊपर, और कानून से ज्यादा इसको सोशली जो है ना, हम बहुत सही लोगों को कानून से ज्यादा सोशली हम लोगों को इसको पहल करना पड़ेगा। क्योंकि कानूनी मसला में जहां हमने देखा है कि कानूनी मसले में या केस मुकदमे में जहां कोई लड़की अगर जाती है या लड़का जाता है तो 100 में 90% केस में हम देखते हैं कि घर टूट जाता है। जी जी। इसलिए इस तरह के मसले को सामाजिक तौर पर तय करना जरूरी है, लेकिन फिर भी लड़कियों को ये हक हासिल है कि वो जाने कि उनके क्या क्या हकूक हैं कानून में, उनके लिए क्या क्या नए कानून बने हैं। उसमें 498A है, उसके बाद डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट है, मुस्लिम वोमेन्स डॉरी जो है राइट टू मैरी एंड डाइवोर्स एक्ट है। जी जी जी। 3 तलाक पर बना हुआ है कानून। उसके बाद जो है आपको डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का भी बना हुआ है। बिल्कुल। तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है जी सर, वो और सब एक्ट से हमारे समझ से, मेरे एक्सपीरियंस में जी जी जी, वो ज्यादा बेहतर है और ज्यादा उसमें लेडीज लोगों को हकूक हासिल है। उसमें सारे लोग, अगर फैमिली ससुराल के कोई भी आदमी उसको तंग करता है, तबाह करता है, चाहे वो सास हो, ससुर हो, ननद हो, घर में रहते हो ना रहते हो, फैमिली मेंबर है अगर। जी जी वकील साहब, आपसे हमारी बातचीत जारी रहेगी। काफी अहम मालूमात हम अपने नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं। एक खातून हमारी कॉलर हैं जो कि आपसे कुछ पूछना चाहती हैं, चलिए उनको भी सुन लेते हैं। हेलो 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 हेलो, पावर टार्नी का मसला, मेरे बच्चों ने मेरे ना पावर टार्नी करवाई थी। आप अपना नाम बताइए, कहाँ से कॉल किया, एक बार फिर से आप अपना सवाल करिए मैम। मेरा नाम, मेरे बच्चों ने नहीं, मैंने 55 का जगह की पावर टार्नी करवाई थी, तो कह रहे आपके नाम नहीं है कोई। पावर टार्नी का मतलब कि जगह बेच दी है, तो कह रहे आपके नाम नहीं है। पहला उन्होंने दादे ने दी से उन जगह, फिर 55 की पावर टार्नी करवाई है। तो मैं पूछना चाहती हूँ, पक्का काम है कि कच्ची है पावर टार्नी? पावर ऑफ अटॉर्नी किस चीज के लिए आपने करवाई है? मेरे लड़कों ने करवाई थी मकान की जगह अभी। कहाँ पर? जमुनानगर हरियाणा। जमुनानगर हरियाणा में एक मकान के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी, वो आपके नाम है या किसके नाम करवाई गई है? मेरे नाम करवाई है लड़कों ने, अपनी माँ के नाम, सुनीता। कितने लड़के हैं आपके? 3, दोनों ने, 2 लड़कों ने करवाई है, एक तो अभी छोटा था उस टाइम। उसके लिए आप क्या चाहती हैं आगे, क्या किस तरह की मदद चाहती हैं मैम?
मैं पूछना चाहती हूँ, पावर करनी पक्का काम ना मेरा जगह है ना? क्या उसके कोई आपने कागज या पेपर आपने अपनी आंखों से देखे हैं? देखे थे, अब मेरे आदमी की डेथ हो गई, लड़कों ने ले लिए है। क्या कोई पक्का पेपर है आपके पास साइन किया हुआ? हाँ जी है, वो तो कचहरी में हुई थी पावर करनी। अच्छा, तो आप ये जानना चाहती हैं कि क्या वो आप ही के नाम है या फिर उस पर किसी का कब्जा हो गया, ये जानना चाहती हैं? नहीं नहीं, नाम तो मेरा ही है। मैं जानना चाहती हूँ कि पावर करनी पक्का काम होता है कि कच्चा ही? ठीक है वकील साहब, पावर ऑफ अटॉर्नी पक्का काम होता है या कच्चा, मतलब इसकी कितनी कानूनी हैसियत है, ये जानना चाहती हैं। हमारी कॉलर हैं सुनीता, जिन्होंने हरियाणा से हमें कॉल किया है। देखिए, उनको ये बताइए कि पावर ऑफ अटॉर्नी जो है वो क्या चीज है, कि हम अपना पावर जो है किसी आदमी को दे रहे हैं जी कि मेरे एवज में जी जी वो काम करेंगे। ये सेक्शन 85 एविडेंस एक्ट में है। और वो कागज या तो आपको किसी कोर्ट से रजिस्ट्रार के यहाँ, चाहे नोटरी के यहाँ, चाहे अगर कोई बाहर फॉरेन में कर रहा है तो वो फॉरेन सेक्रेटरी से उसको ऑथेंटिकेट करके अगर कोई कागज देता है तो वो पावर ऑफ अटॉर्नी कहलाता है। और ये पावर ऑफ अटॉर्नी देने वाला आदमी जब तक चाहेगा वो पावर ऑफ अटॉर्नी आपको दे सकता है। तो पावर ऑफ अटॉर्नी दो तरह का होता है, एक जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी और एक कोई स्पेसिफिक काम के लिए। मान लीजिए कि हम बॉम्बे में है या दिल्ली में है या बाहर है, विदेश में है, और मेरा कोई जमीन हमको बेचना है, तो हम किसी भी आदमी को पावर ऑफ अटॉर्नी दे सकते कि मेरे बिहाफ में जाके वो रजिस्ट्री कर दे। या कोई मुकदमा मेरा चल रहा है, हम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, बीमार हैं या बाहर रहते हैं, तो हम अपना पावर, जितने वकील भी हम लोग बहाल करते हैं ना जी सर, वो एक तरह से समझिए पावर ऑफ अटॉर्नी है, जो हम अपने वकील को पावर देते हैं कि मेरे बिहाफ में जाके मुकदमा लड़ेंगे। बहुत ही अच्छी बात तरह से जी। उसी तरह से आप जमीन बेचने के लिए, जमीन खरीदने के लिए या किसी चीज को देखभाल के लिए आप अपना जो आपका हक है वो तत्काल किसी को यूज करने के लिए आप पावर ऑफ अटॉर्नी देते हैं, और उसका रजिस्टर्ड होना कानूनी जरूरी है, चाहे वो रजिस्ट्रार के वहाँ या नोटरी पब्लिक के यहाँ हो, या अगर विदेश में कर रहे हैं तो विदेश सेक्रेटरी के यहाँ हो, जो एम्बेसी में है, उसका ऑथेंटिकेशन जरूरी है। जी, बहुत ही अहम मालूमात आपने हमारे नाज़रीन तक पहुंचाई है। और नाज़रीन, आपसे एक बार फिर से दरख्वास्त है कि जब आप हमें कॉल करें, अपना जो आपका सवाल है वो एक बार आप पहले से अगर फ्रेम कर लेंगे, आपको क्या पूछना है, टू द पॉइंट पूछिए और अपने टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए ताकि आपकी बात वकील साहब तक आसानी से पहुँच जाए। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी जो कॉलर थी सुनीता, उनको उनकी सवाल का जवाब मिल गया होगा और हम बात करने की कोशिश करेंगे अपने एक और कॉलर से। हेलो हेलो, तो नाज़रीन आप हमें कॉल कर सकते हैं। वकील साहब, हम आपसे जो बातचीत हमारी बहुत ही अहम और हसास मौजू पर हो रही थी, डोमेस्टिक वायलेंस के ताल्लुक से, उस पर आप एक बार फिर से तफसीली रोशनी डालिए सर। हाँ, तो उस पर हम यही बोलना चाह रहे थे कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो बना हुआ है ना, वो बहुत अच्छा बना हुआ है, उसका सहारा दिया जा सकता है और उसको एक बार हर औरत को, जो पढ़ी लिखी औरतें हैं जी, उनको अपने हकूक को जानने के लिए, जितना मार्केट में बहुत सारे एक्ट आया हुआ है, छोटी छोटी किताबें हैं जो महिला को क्या क्या, उनके हक में क्या क्या कानून सरकार ने बनाया है, वो सारा एक जगह है। तो इस तरह का एक सोसाइटी कम से कम लेडीज में होना चाहिए हर जगह। बहुत अच्छी बात। जो अपने राइट्स को और कैसे उसको हासिल किया जाए, उसके लिए कुछ लोगों को आगे आना पड़ेगा। उसमें हमारी राय है कि जो हम लोग के फ्रेटर्निटी के लॉयर्स जो हैं, खास करके महिला लॉयर्स हैं, उन लोगों का चाहिए कि ग्रुप बना के लोगों को अवेयर करना चाहिए
हमारे साथ हम लोग को सर प्रॉब्लम क्या है ना हिंदुस्तान में कि लॉ का हम लोग को जानकारी नहीं है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। हाँ, बेसिक लॉ जो है कम से कम क्लासेस में पढ़ाना चाहिए। ये आजकल इतना हंगामा है, ये कोर्स वो कोर्स, ये हिस्ट्री वो हिस्ट्री, उसके जगह पर हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन जो इम्पोर्टेंट जरूरी है आम जिंदगी के लिए, और जो कानूनें बनाई है सरकार ने जो आम जिंदगी के लिए जरूरी है, उसकी तालीम जो है ना स्कूल से शुरू कर देना चाहिए मेरे हिसाब से। बहुत ही अच्छी बात आपने बताई है, बहुत ही अच्छा आपका ये सजेशन है कि कानून ने हमको जो भी सहूलतें दी है कम से कम हमें उन्हें पता तो होना चाहिए। ख़ास तौर पर आपने जो बात कही है कि ख़वातीन को कम से कम मालूम होना चाहिए, और इस ताल्लुक़ से बेदारी मुहिम जो है वो बहुत ज़रूरी है। और देखिए नाज़रीन, हमारे साथ एडवोकेट खुर्शीद आलम साहब मौजूद हैं जो कि बहुत ही अहम मालूमात आप तक पहुँचा रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं, और इसीलिए हमारा ये ख़ास प्रोग्राम वकील साहब है। आप अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। वकील साहब, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं डाउरी की, जहेज़ की, आपसे हम जानना चाहेंगे, कई बार हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पर इस तरह के वीडियोस जो हैं वो वायरल हो जाते हैं जिसपे साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि लड़का या फिर उसके घर वाले कुछ ना कुछ मांग कर रहे हैं, लेकिन कानून का डर उनके चेहरों पर कहीं नजर नहीं आता। ऐसी सूरत में मान लीजिए कि अगर वहां पर कोई मौजूद है, रिकॉर्डिंग वो कर रहा है या कर रही है, क्या वो कानूनी तौर पर भी कुछ हेल्प कर सकता है? क्योंकि जाहिर सी बात है जो लड़की और उसके घर वाले वो तो पहले ही परेशान है, नफ्सियाती तौर पर परेशान है। क्या एक समाज के बाशऊर शहरी के तौर पर क्या कोई उनकी हेल्प करना अगर चाहे तो सबसे पहले क्या करे? बिल्कुल कर सकता है। आप उसको आप केस कर सकते हैं ऑन बिहाफ उनके, और जो वीडियोग्राफी वगैरह जो भी है उसको एविडेंस के तौर पर इस्तेमाल कोर्ट में किया जा सकता है। सिर्फ उसको 62A में जो है ए और बी जो अभी नया जो उसमें ऐड हुआ है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जो इस्तेमाल कैसे कोर्ट में उसको प्रूफ किया जाएगा, तो उसके जरिए अगर आप चाहते हैं तो डेफिनेटली उसको मदद मिलेगी। इसलिए कि बहुत सारे लोग नहीं चाहते हैं कि हम लड़की है वाले हैं, हम अगर मुकदमा करें तो हमारा घर टूट जाएगा ये। लेकिन आपका एक सामाजिक तौर पर और एक सिटीजन के तौर पर आपका ये फर्ज बनता है कि अगर किसी पर जुल्म हो रहा, क्योंकि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, और कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए आप कोई भी शहरी जो है किसी का भी अगर किसी के साथ ज्यादती हो रही है और कॉग्निजेबल ऑफेंस है, उसका वो शिकायत दर्ज कर सकता है उसकी तरफ से। और इस चीज़ जी बिल्कुल, और इस चीज़ को ख़त्म करना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि आगे फिर वो इस तरह की कुछ करने की हिम्मत ना कर सके। बहुत सही आपने ये बात कही है कि एक शहरी के तौर पे हमें अपने हुकूक पता होने चाहिए। वकील साहब, यहीं पर आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे, कई बार ऐसे भी बहुत सारे मसले आते हैं जिसमें FIR करना चाहता है कोई शख्स या पुलिस में शिकायत करना चाहता है, कानूनी मदद लेना चाहता है, लेकिन वो अपना नाम पोशीदा रखना चाहता है, अपनी आइडेंटिटी नहीं बताना चाहता। ऐसे सूरत हाल में वो क्या कर सकता है? इस पर भी हम आपसे बातचीत जो है जारी रखेंगे। फिलहाल हम एक कॉलर जो है उनकी ज़रा बात सुन लेते हैं। हेलो हेलो वकील साहब जी, अपना नाम बताइए और सवाल करिए। आलिया नाम है, गाजियाबाद से अली बोल रहा हूँ। टीवी की आवाज बंद करके आप बात करिए ताकि आपकी बात यहाँ तक पहुँच जाए। सवाल करिए। वकील साहब, ये है कि 30 साल पहले हमारे फादर ने पैगामा करा था और उसमें दस्तखत मेरे नहीं हुए, तो उसमें क्या करना चाहिए? आप एक बार अपना सवाल फिर से दोहराइए। 30 साल पहले जी 30 साल पहले हमारे फादर ने बैनामा करा था। अच्छा, 3 साल पहले आपके वालिद ने एक बैनामा करवाया था? 30 साल पहले। 30 साल पहले, हाँ। अब उसमें जो है मेरे नाबालिग का मेरा दस्तखत नहीं है, तो उसमें क्या करना चाहिए?
वकील साहब, आप इनसे कुछ पूछना चाहेंगे? 30 साल पहले का ये मामला है। 30 साल पहले उनके फादर ने कोई जमीन बेची या खरीदी? बेची थी। अच्छा, फादर ने आवाज इको बहुत हो रहा है। जी हवाली सब। जी 30 साल पहले इनके जी मैं आपको बताती हूँ। 30 साल पहले इनके वालिद साहब ने कोई ज़मीन का बैनामा करवाया था, बेची थी, इनके साइन नहीं लिए थे। अब ये इस सिलसिले में क्या कुछ कर सकते हैं? और जमीन किसके नाम से? सर, जमीन किसके नाम से थी? हेलो। अगर उनके वालिद के नाम से होगी तो बेच सकते हैं। जी जमीन किसके नाम थी? चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। तो नाज़रीन, आपने देखा कि इनको अपना सवाल ही नहीं पता कि ये क्या पूछना चाहते हैं, और इसीलिए आपसे बार बार हमारी दरख्वास्त है कि आप जब भी सवाल करें तो कम से कम आपको प्राइमरी जो पूछना है वो आप अगर अपने पहले से दिमाग में बना लेंगे तो बहुत आसानी होगी। वकील साहब, मोटे तौर पर हम ये जानना चाहेंगे, इसी चीज़ को कंटिन्यू करते, 30 साल पहले का मामला है, अब ये इस बारे में सवाल पूछ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो आप लगातार बात कह रहे हैं कि कमी है, आज भी इससे पहले भी ये बात कर सकते थे लेकिन आज ये पूछना चाहते हैं, तो इस तरह के जो मामले हैं 20 साल 30 साल का अरसा लग जाता है। तो आम शहरी के तौर पे आप एक सिटीजन जो है, एक लॉयर के तौर पे क्या कुछ मशवरा देना चाहेंगे? देखिए, मेरा बार बार यही मशवरा है कि हिंदुस्तान में या किसी भी मुल्क में जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ के क्रिमिनल और सिविल लॉज को और जो आपके हकूक हैं उसके लिए जो भी कानून बने हुए हैं उसकी जानकारी, उसका अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास अवेयरनेस नहीं है तो आप अपने हक को हासिल नहीं कर सकते। इसलिए किसी भी हक को हासिल करने के लिए हिंदुस्तान में लिमिटेशन एक्ट बना हुआ है। अभी इनका मसला था 30 साल पुराना, अभी इनका जो कहना ही चाह रहे हैं कि 30 साल पहले उनके नाम की जमीन उनके फादर ने बेच दी और उनका दस्तखत नहीं लिया चूंकि वो उस वक्त बालिग नहीं थे, अब बालिग हो गए। सवाल उसका है कि वो कागज देखने पर पता चलेगा कि उन्होंने जो बेचा उनके ऑन बिहाफ बेचा। अगर ऑन बिहाफ बेचा है वली बन के बेच सकते हैं, क्यों नहीं बेच सकते? और 30 साल के बाद ये मसला आप उठा नहीं सकते। 3 साल का सिविल जो भी कॉज ऑफ एक्शन होता है उसमें ज्यादातर 3 साल 4 साल यही लिमिटेशन है। तो आप लिमिटेशन के अंदर कोई काम करिएगा तभी आपको हक हासिल होगा। जी बिल्कुल, बहुत जरूरी है। बिल्कुल, और ये बात आप हमेशा हमारे प्रोग्राम में आप यही बात कहते हैं कि वक्त की जो म्याद है, टाइम लिमिटेशन बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए हमारा ये ख़ास प्रोग्राम भी आपके लिए है कि आप हमें किसी भी अपने कानूनी मसले का हल अगर जानना चाहें, मशवरा जानना चाहें, आप हमें कॉल कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ रुकना चाहेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए, चल लौटेंगे। मुझे जानकारी ये जरूरी है कि मैं 2 भाई मिलकर के जमीन खरीदे थे, खेत का गल्ला निकालने वाला जमीन खरीदे थे जी, और मेरे बड़े भाई वालिद के होते हुए डेथ कर गए। अब वो जमीन का वारिस कौन होगा? आपने कहाँ से कॉल किया और अपना नाम भी बताइए सर, वकील साहब तक आपकी आवाज मैं बिहार से बोल रहा हूँ, मेरा नाम खुबैब अनवर हुआ जी। मैं 4 भाई था, एक भाई बड़े जो डेथ कर गए वो वालिद के मोहतरम के होते हुए मर गए, यानी कि मौजूद हो गए थे। अभी जो उनके नाम पे जो जमीन हम लिए थे वो किसके नाम पे रहेगा? क्या जमीन पलट जाता है या उन्हीं के नाम पे रहेगा? जमीन अनवर साहब ऐसा है खान साहब कि आपका कहना है कि कोई जमीन आपने खरीदी 4 भाई के नाम से? नहीं, 2 भाई। अच्छा ठीक है, 2 भाई, लेकिन 2 भाई खरीदे जी। 2 भाई ने खरीदा जमीन और वो जमीन 2 भाई के नाम से खरीदी गई। हाँ जी। और एक भाई का इंतकाल हो गया वालिद के रहते हुए जी। तो वो जमीन से महजूब नहीं होगा उनका बाल बच्चा, इसलिए कि वो जमीन
आपके वालिद के नाम से नहीं थी। अगर आपके वालिद के नाम से जमीन खरीदी हुई होती या आपके दादा के नाम से रहता जी, तो वो जमीन में अगर कोई भी जायदाद में अगर कोई इंतकाल कर जाए बाप के रहते हुए तो पोता जो है महजूब होता है जी जी, मुस्लिम लॉ के हिसाब से। लेकिन चूंकि ये जमीन ही खरीदी हुई है उसके बाप के नाम से, तो उनके बच्चे इसमें महजूब नहीं हो सकते। ये जमीन उनके नाम पे रहेगी ना सर? हाँ बिल्कुल रहेगी, 100%। कानूनी तौर से रहेगी ना? 102%। जी बिल्कुल अनवर साहब, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे वकील साहब ने आपको बताया है कि क्या कुछ इसमें आपके लिए पॉसिबिलिटीज हैं। और नाज़रीन देखिए, जिस तरह से अनवर साहब ने सवाल किया, टू द पॉइंट उनका सवाल था। उन्होंने क्या उन्हें पूछना था वो डायरेक्ट उन्होंने वकील साहब से पूछ लिया और उन्हें उनके मसले का हल भी मिल गया। हम यही चाहते हैं इसी तरह से आप हमें सवाल करें। वकील साहब, आपसे हमारी बातचीत लगातार जारी है और जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस की बात हो गई और जहेज के लिए हमने भी बात कर ली। अब एक बहुत अहम बात आपने कही है कि अक्सर हम ये देखते हैं, इन जनरल आपसे जानना चाह रहे थे हम। चलिए, हमारी बातचीत भी आपसे जारी रहेगी। एक और कॉलर हमसे जुड़ना चाह रहे हैं, उनकी भी हम बात सुन लेते हैं। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर अपना नाम बताइए, कहाँ से कॉल किया और सवाल करिए। हाँ, हेलो। आपने प्रोग्राम वकील साहब में कॉल किया है, अपना नाम बताइए, सवाल करिए। मैं हाफिज अंसार बोल रहा हूँ जी। तो मैं अभी जो टीवी जो देख रहा था इसी टाइम मैंने लगाया आपको कि मेरे परेशानी ये हो रही कि अभी मैं फरवरी में शादी किया है बेटी की समझ रहे ना जी, सवाल अपना दोहरा करिए। हाँ, फरवरी में शादी किया है और फरवरी से लेके मार्च अप्रैल मई यानी कि अब 1.5 महीने से मेरी बेटी घर में है। तो पहले तो वो बोल रहा तो कोई मांग नहीं कर लेते हैं 2 लाख 3 लाख, ये सब मसाइल नहीं था। मगर लास्ट में खुशी से मैंने गाड़ी के देने के बाद मोटरसाइकिल दिया। अब वो जब खरीदने गए तो वो कहता अपाची लूंगा तब जा करके विदागी लूंगा, ऐसे वैसे बात करके समझा बुझा के लाइन पर लाया। मगर 15 दिन रही, मगर उनके साथ बहुत टॉर्चर करना शुरू कर दिया। अब वो है भी, मैं भी हाफिज हूँ, वो भी मौलाना में से हैं। अब शर्म तो इस बात की आता है कि हम आलिम लोग होकर के इस तरीके से अगर करें तो अच्छी बात नहीं है। फिर भी समझाने की कोशिश मोहल्ले वाला लोग कर रहे हैं। अब बेटी हमारी 1.5 महीने से मेरी बहन के यहाँ बेटी के यहाँ दूसरी बेटी है, उसके पास बेटी हुई है। आपने कहाँ से कॉल किया है सर? कहाँ से कॉल किया? मैं चूरू राजस्थान से। जी जी जी। हाँ, मैं यहाँ से कर रहा हूँ। तो मैं वैसे तो मैं बिहार का रहने वाला हूँ, समझ रहे ना जी जी। तो ऐसे हालात में मैं किस तरीके से उनको डिस्टर्ब करूँ जो हमारे मसाइल। आप बिल्कुल परेशान मत हो, आपकी बेटी को हम सबकी दुआएं भी हैं। और वकील साहब बहुत अच्छी बात यहाँ पर कर रहे हैं कि हम सबका फर्ज बनता है। जी वकील साहब, वही जो जिस तरह से अभी हम बात कर रहे थे। जी, इसमें ऐसा है कि इनको ये कहिए कि दहेज का मुकदमा नहीं करके, दहेज का मुकदमा जहां भी हुआ है, मेरा एक्सपीरियंस 35 साल का ये बताता है कि घर टूट जाता है। इसलिए हमारी राय इसमें यह होगी कि इनको कहिए कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल लाइफ का एक अर्जी लगाए फैमिली कोर्ट में कि शायद ये विदा करके नहीं ले जा रहे, कोर्ट का डायरेक्शन हो जाएगा, वो लेके चला जाएगा। वकील साहब ये कह रहे हैं कि समझाने बुझाने से अगर बात बन सकती है, क्योंकि जाहिर सी बात है बाप है, अपनी बेटी का घर बसता ही देखना चाहेंगे। अगर समझाने बुझाने से बात बन सकती है तो क्यों ना समझाया बुझाया जाए और घर ना टूटे इनकी बेटी का। तो ऐसे उसमें फैमिली कोर्ट या कोई जो संजीदा शख्स हैं वो कितनी इनकी हेल्प कर सकते हैं? हाँ, वही बता रहे कि देखिए, फैमिली कोर्ट जाने से क्या होता है कि वहाँ रिकॉन्सिलिएशन होता है। जी, जो समझिए आपस में बैठ के समझौता कराया जाता है कि अगर किसी में कोई कमी है, ज्यादती है, तो वो सीनियर जजेस होते हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज रैंक के, वो बैठ के दोनों को समझाते हैं कि अगर किसी में कोई कमी है, ज्यादती है, तो उसको पूरा करवाते हैं। और उसमें उनका दबाव भी रहता है, चूंकि जज हैं इसलिए एक दबाव भी रहता है कि उस दबाव से भी जो है आपस में मेलजोल हो जाता है। इसमें 100 में 90% केसेस जो है वो समझौते हो जाते हैं। जी। तो हमारी राय इसमें यही होगी कि इनको चाहिए
कि फैमिली कोर्ट में रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल लाइफ के लिए विदाई कराने के लिए एक केस करना चाहिए, वो आके कोर्ट में बताए क्यों नहीं लेके जा रहे, कोर्ट देखेगा, फिर उन पर दबाव भी रहेगा। जी बिल्कुल। और इसमें घर भी टूटने का चांस कम है। जी, और देखिए नाज़रीन, वकील साहब ने बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही संजीदगी से ये बात आप लोगों को बताई है कि आप इस तरह के मामलों में, जो कि इतने सेंसिटिव मामले हैं, और क्या कुछ कर सकते हैं कि घर भी ना टूटे और आगे के ताल्लुकात भी जो हैं वो ठीक रहें। तो कानून ने हर तरह की आपको आसानियाँ दी हैं, ज़रूरत है उनको समझने की, उन तक पहुँचने की। अपने कॉलर का भी हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, और वकील साहब का तो हम बार बार शुक्रिया अदा कर ही रहे हैं कि इतनी अच्छी मालूमात हमारे नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं। और नाज़रीन, हम बात करने की कोशिश करते हैं अपने एक और कॉलर से। हेलो, तो नाज़रीन आप हमें कॉल कर सकते हैं। वकील साहब, जिस तरह से अभी हम बात कर रहे थे, इसी बात को हम आगे बढ़ाना चाहेंगे कि बहुत सारी चीज़ें हमारे आसपास ऐसी होती दिखाई देती हैं जिसमें हमको लगता है कि कानून या कोई वकील जो है वो उसमें हमें मदद कर सकता है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने में थोड़ी झिझक महसूस होती है। ये झिझक कैसे कम की जाए, एक आम आदमी के तौर पे जानना चाहूँगी। ही कम किया जा सकता है, आप उसको एजुकेट करके ही कम कर सकते हैं। जब तक सवाल है झिझक करने से, अगर डॉक्टर के यहाँ जाइए, बीमारी ना बताइए, वकील के यहाँ जाइए और अपने तकलीफ ना बताइए, उसका इलाज होना मुश्किल है। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए झिझक करने से तो कानूनी मदद आपको कोई दिला नहीं सकता। आपको जाना पड़ेगा, आपको लोगों से मिलना पड़ेगा, वो बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और हर समाज का हमारे, देखिए घर, ये जो फैमिली वाला डिस्प्यूट ज्यादातर देखा है हमने अपने 35 साल की वकालत में ये देखा है कि वैसे घर में ज्यादा प्रॉब्लम है जहां लड़की या लड़के के फादर मदर का इंटरफेरेंस जो है लड़का लड़की के लाइफ में होता है, वहां पे ज्यादा इस तरह का प्रॉब्लम हमको नजर आता है। इसलिए इसमें हमारी राय यह है कि आपको सेल्फ डिटरमिन करना होगा कि हमारे अंदर कहीं पर कोई कमी तो नहीं। हर कोई दूसरे की कमी निकालने के चक्कर में रहते हैं, पहले आपको अपना कमी देखना पड़ेगा कि हमारे अंदर कोई कमी है कि नहीं। लेकिन वकील साहब, अक्सर थोड़ा सा मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, अक्सर हम ये देखते हैं कि जहेज के नाम पे आज भी हमारी बेटियों को, आज भी हमारी बहनों को हिरासा किया जा रहा है, और इज्जत के नाम पे कहीं ना कहीं आज भी वो खामोश रहती हैं। तो इसको लेकर क्या कुछ हमें समाजी बेदारी लानी चाहिए? बिल्कुल, इसलिए लड़कियां खामोश रहती हैं कि लड़की अपने को असहाय महसूस करती है, कमजोर महसूस करती है कि हमारे पीठ पर कोई खड़ा नहीं होगा, और अगर मेरा घर टूट जाता है तो फिर हम कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे, माँ बाप हमको ठीक से रख सकेंगे या नहीं रख सकेंगे, भाई बहन, तो वो अपने को इनसिक्योर्ड महसूस करती है। बिल्कुल। इसलिए वो नहीं आना चाहती। तो इसलिए लड़कियों को थोड़ा सा मजबूत करने की जरूरत है ताकि उसको अपने को इनसिक्योर न महसूस करे। जिस दिन लड़की अपने को इनसिक्योर महसूस नहीं करेगी, वो अपने हक के और हकूक के लिए लड़ सके, आराम से लड़ सके। बिल्कुल। और नाज़रीन, हमारे ये ख़ास प्रोग्राम वकील साहब भी आप ही के लिए है। आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, कुछ भी पूछना चाहती हैं, और आप देख रही हैं कि किस तरह से वकील साहब बहुत ही कारामद यहाँ पर मशवरे दे रहे हैं, आपको मजबूती देने के लिए बहुत ही अच्छी वो यहाँ पर बातें कर रहे हैं। हमारी ये बातचीत आगे भी जारी रहेगी। फिलहाल रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। तो ब्रेक के बाद प्रोग्राम वकील साहब में एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर लॉयर पटना हाई कोर्ट से एडवोकेट खुर्शीद आलम साहब, जिनसे लगातार हम बेहद अहम मालूमात जो है आप तक और ख़ासकर अपनी ख़वातीन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से आपके तमाम तर जो शुकुक शुबात है उनका जवाब दे रहे हैं। चलिए अपने कॉलर से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपना नाम बताइए, कहाँ से कॉल किया, सवाल करिए। मैडम, मैं जम्मू कश्मीर पुंछ से बोल रहा हूँ। हमारा ये सवाल है कि हम लोग काफ की जगह पे रह रहे हैं 40 साल से। तो
वकील साहब से मेरा ये सवाल है कि हमें इसका मालकाना हक मिलेगा या ये औकाफ वाले निकाल देंगे? वकील साहब, आपने इनका सवाल सुना? हाँ, सवाल सुना। किस तरह की जमीन है वो? जी जी जी, आप थोड़ा सा इस बात को वजाहत करेंगे सर कि आप किस जमीन पर रह रहे हैं, किस तरह की वो जमीन है? मैडम, ये औकाफ की जगह है, हम लोग 40 साल से रह रहे हैं। वक्फ की जमीन है सर, औकाफ की। अच्छा, औकाफ की। जी जी। अच्छा, 40 साल से वो रह रहे हैं उस जमीन पर जी, और वो उस पर मालिकाना हक चाहते हैं, तो ये कैसे रह रहे हैं? वक्फ ने उनको परमिशन दिया था रहने के लिए? किराया क्या देते हैं सर, जबरदस्ती? किराया देते हैं। ये पूछ रहे हैं क्या इन्हें निकालेंगे तो नहीं? नहीं, निकाल तो खैर नहीं सकते हैं किसी को भी बेवजह। बेवजह क्यों निकालेंगे? बेवजह नहीं निकाल सकते हैं। वक्फ की जमीन पर अगर वो किराएदार हैं तो वो किराया अगर हर महीने दे रहे हैं तो उसको कोई नहीं निकाल सकता। 1995 में जो कानून आया है, उस कानून में सेक्शन 51 में औकाफ के इसमें ये कानून है कि अगर कोई आदमी डिफॉल्टर होता है या कब्जा कर लेता है जबरदस्ती गलत तरीके से, तो उसको खाली कराया जा सकता है, इंक्रोचमेंट हटाया जा सकता है। लेकिन अगर ये किराए में रह रहे हैं और किराया हर महीने दे रहे हैं तो इनको जो है हटा नहीं सकता। और वक्फ की जमीन पर इनका मालिकाना हक किसी का भी नहीं हो सकता। बिल्कुल। इसलिए वक्फ जो होता है वो डेडिकेटेड टू गॉड होता है, गॉड का दिया हुआ चीज, उसमें किसी का मालिकाना हक नहीं हो। अल्लाह का चीज है, अल्लाह के चीज पर किसी का मालिकाना हक नहीं हो सकता। लेकिन अगर ये डिफॉल्टर नहीं है तो इनको कोई हटा नहीं सकता। जी, और जिस तरह से हमारे कॉलर ने ये जानने चाहा था और उनको उनके सवाल का जवाब भी मिल गया होगा। वकील साहब, आपसे हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे, क्योंकि वक्फ की बात चल ही रही है। अक्सर बेशतर हम ये देख रहे हैं कि जो वक्फ की ज़मीनें हैं या जो औकाफ के इस तरह से तमाम तर जो जायदादें हैं उन पर कहीं ना कहीं कब्ज़े हो जाते हैं। उसके ताल्लुक से क्या कुछ हमारा कानून कहता है, इस बारे में मैं आपसे मालूमात ज़रूर अपने नाज़रीन तक पहुँचाऊँगी। बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे एक और कॉलर जो है वो आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, चलिए उनकी बात सुन लेते हैं। हेलो हेलो। जी हेलो सर, अपना नाम बताइए, टीवी की आवाज बंद कर दीजिए तो बड़ी आपकी मेहरबानी होगी। कहाँ से कॉल किया, सवाल करिए। जी, वसीम बोल रहा हूँ, वसीम उल हक, प्रतापगढ़ राजस्थान से बात कर रहा हूँ। जी जी, मेरे वकील साहब से 2 सवाल थे हमारी बाजी के मुताल्लिक। जी, एक तो ये कि हमारे जो बहनों हैं, गए साल उनका कोरोना सिम्टम्स के साथ इंतकाल हो गया 1 मई 2021 को जी, और उसमें उनको एक तो इलाज ढंग से नहीं मिल सका। उसके अलावा दूसरा ये था कि उनको किसी भी तरह की कोरोना लक्षणों के साथ मौत होने के बाद भी उनको किसी तरह की आर्थिक सहायता मध्य प्रदेश सरकार से नहीं मिल पाई। और उसके लिए हमने काफी लिखा पढ़ी भी की। प्रधानमंत्री के जो पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना है उसमें उसकी भी हमें जानकारी लेट मिली और तब तक उसकी लास्ट डेट निकल चुकी थी। प्रशासन के द्वारा हमें समय पर सूचित नहीं किया गया, इसकी वजह से हम उसमें भी बच्चों का एनरोलमेंट नहीं करवा पाए। इसकी वजह से अब बच्चे की तो पढ़ाई के अधर में लटकी हुई है। और दूसरे हमारे जो बहनोई थे जो एक प्राइवेट और सेवेरी ट्रांसपोर्ट पे जॉब करते थे, 15 से 20 साल उन्होंने वहीं पर अपनी सेवाएं दी। वहां से भी उन्हें इसकी आर्थिक सहायता नहीं मिली, केवल सांत्वना संदेश दे दिया गया, क्योंकि जॉब पे रहते हुए इनकी डेथ हुई थी। 7 दिन में जो उनकी डेथ हो गई थी कोरोना लक्षणों के साथ। जी जी, तो वहां से भी हमें कोई आर्थिक सहायता नहीं मिल पाई है और ना ही कोई प्रशासन की तरफ से। और सबसे बड़ी बात ये कि कोई दिशा निर्देश जो है साफ तौर पर नहीं मिल पाए, जिसकी वजह से हम कोई आवश्यक कार्रवाई कर पाने में सक्षम नहीं रहे। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे वकील साहब आपसे कुछ पूछना चाहेंगे। वकील साहब, आप इनसे कुछ जानना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे इनकी बहनोई की नौकरी कहाँ करते थे? नौकरी ये नागदा जंक्शन जिला गवर्नमेंट सर्वेंट थे। आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज जो है वो क्लियर नहीं आ रही है। सर, एक बार फिर से बताएंगे अपने बहनोई के ताल्लुक से कि कहाँ वो जॉब करते थे? नागदा जंक्शन जिला उज्जैन मध्य प्रदेश, एक प्राइवेट ट्रांसपोर्ट कंपनी है, उसमें एक प्राइवेट कंपनी है, मध्य प्रदेश में वो जॉब करते थे। जी, जिला उज्जैन नागदा जंक्शन। उनका इलाज कहाँ पर हुआ था कोरोना का? नागदा में हुआ था उनको, क्योंकि कोरोना सिम्टम्स थे तो उनको ऑक्सीजन से हम कहीं ज्यादा दूर नहीं भेजा पाए और उनकी आखिरी जो सांसें हैं वो
नागदा जंक्शन से 20 किलोमीटर दूर खाजपुर प्राइवेट हॉस्पिटल में उन्होंने ली थी। देखिए, उनको पूछिए कि उनके पास डेथ सर्टिफिकेट है। जी बिल्कुल। इसमें ये है कि कोरोना से वो मरे हैं। नहीं, उसमें ये क्लियर नहीं लिखा हुआ, क्योंकि डेथ सर्टिफिकेट में सरकार के निर्देश के अनुसार कोरोना या किसी भी मौत की वजह का उल्लेख हो ही नहीं रहा है, इसलिए उसमें नहीं लिखा हुआ है। देखिए, मौत होना एक अलग चीज है। डेथ सर्टिफिकेट में कॉज ऑफ डेथ, किस कारण से डेथ हुआ, उसमें कोरोना का कारण दिया हुआ है या नहीं है? क्या हुआ है सर? नहीं दिया हुआ। अगर नहीं दिया हुआ है तो आप क्लेम कैसे कर सकते हैं कि कोरोना से? आप कह रहे हैं कि कोरोना से मर गए, लेकिन डेथ सर्टिफिकेट में अगर नहीं है तो आपको अपने हक के लिए पहले से जागरूक रहना पड़ेगा ना भाई, कि उसमें लिखवाना पड़ेगा। अभी सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन हुआ है कि जो भी लोग कोरोना से मरे हैं, और सरकार ने 4 लाख रुपया देने का ऐलान किया था, फिर बाद में नहीं देने लगे पैसे की कमी की वजह, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया कि आप पैसा दीजिए। और बहुत सारे स्टेट्स में, बिहार में और जगह में पैसे मिले भी हैं, लेकिन उसके लिए डेथ सर्टिफिकेट में आपको तो ये इंदराज होना चाहिए ना कि इनका इंतकाल जो है कोरोना की वजह से हुआ। नहीं, अगर है नॉर्मल डेथ है तो फिर पैसा कैसे मिलेगा? रहा सवाल वो जहां काम करते थे वहां देखिए पीएफ में उनका पैसा कटता होगा, वो पीएफ का पैसा वगैरह आपको मिला कि नहीं मिला? जी वकील साहब, काफी अहम जानकारी आज आपने हमारे नाज़रीन को दी है, और चूंकि वक्त अब बिल्कुल इजाजत नहीं दे रहा है, इसीलिए हम अपनी पूरी न्यूज़ 18 उर्दू की टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आपने इतना कीमती वक्त हमारे नाज़रीन को दिया। नाज़रीन, प्रोग्राम वकील साहब में आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दें इजाजत। आदाब।